कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी कई फ्रेंडशिप कंट्रीज़ होती है, वो भी कई ऐसे प्रयत्न करते हैं कहीं ना कहीं हमारे को वहाँ पे काउंटर करने की। तो इस दिशा में आप ऐसे क्या 3 चैलेंजेस देखते हैं जो हमें आने वाले कल में अग्रसर होने के लिए रोक सके, और जब हम वो पोजीशन पर पहुंच जाए उसके बाद ऐसे क्या 3 या 4 चैलेंजेस हो सकते हैं हमको उस पोजीशन पर टिकाने के लिए? हम 2-3 सवाल एक साथ लेंगे, और मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि एक सेंटेंस में सवाल पूछिए, बैकग्राउंड बताने की आवश्यकता नहीं। हाँ मैडम, आप। दस साल पहले भारत पे कोई अगर डेमोक्रेसी पे अटैक होता था तो भारत की गवर्नमेंट उसकी कड़ी निंदा करते थे, लेकिन आजकल 10 साल से कड़ी एक्शन ली जाती है। तो ये जर्नी आप क्या बदलाव ये लाने में आपका क्या अनुभव है, वो अगर आप एक 2-3 वाक्यों में कह सके तो दैट विल बी द ग्रेट प्लेजर फॉर अस। थैंक यू सर। मैम सर आप ये एक अच्छा, हॅलो, मैं आता हूँ, 1 मिनट। आप सर माझा प्रश्न घ्या फॉर जयशंकर सर. सर, initially we had Nalanda and Takshashila here, sir. Hello. And that university we had, and that was only the knowledge. That time we don't have any arms. So all the invaders conquer India, and we become slave for almost 500-600 years. So today we have Rishi Sunak as our person in governance in UK. So my question is, we are now today only exporting knowledge. So many people are there, so like citizen, but now they are becoming part of the governance also. So many countries. Question. Yeah, question is, are we going to conquer the world with our knowledge, wisdom, or through arms? Are we going to become a super economy or superpower? नहीं, I got it. So, Sir. एक और ले। Last question. My question is, क्या यूनाइटेड नेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशन का उद्दिष्ट खत्म हो चुका है? क्योंकि वर्ल्ड में तो कोई भी कंट्री किसी से भी वॉर कर रहा है और यूनाइटेड नेशंस कुछ भी नहीं कर रहा है, तो वेदर इट्स वो संस्था का कोई उद्दिष्ट है? और एक छोटा सा सवाल है कि एस जयशंकर कब हंसते हैं? जो पहला प्रश्न जो था कि हम नंबर 1 कब बनेंगे, इस पे देखिए, अगर इसके नापने के लिए अलग अलग मापदंड है, तो नॉर्मली जो लोग प्रयोग करते हैं वो इकोनॉमिक है। कहते हैं कि भाई जीडीपी, जैसे मेरे ख्याल से आप ही ने कहा, भगवत कराट जी ने, कि 10 साल पहले हम 10वें नंबर में थे जीडीपी के तुलना में, और आज हम 5वें नंबर में आ गए। तो ये लोगों का मानना है, और ये मैंने तुक्का नहीं है, बहुत स्टडीज़ हो चुकी हैं, बहुत बारीकी में लोग गए हैं कि कुछ ही सालों में, 2-3 सालों में हम नंबर 5 से नंबर 3 पे आएंगे। और जो अमृतकाल आज जो है, हम करीब 4 ट्रिलियन इकोनॉमी से थोड़े कम है, और ये उनका मानना है कि ये 4 ट्रिलियन वाला इकोनॉमी जो है, ये अमृतकाल के समय में 30 ट्रिलियन तक पहुंचेगा, और जो है 2070 तक हम जो हैं दुनिया के नंबर 2 इकोनॉमी होंगे, और करीब $52 ट्रिलियन का इकोनॉमी होंगे। ये गोल्डमैन सैक्स की स्टडी है, ये माना जाता है। अब मैं नहीं मानता कि अगर हम ऐसे आगे बढ़ते जाएं कि हम लोग, क्योंकि हम, आप सब जानते ना, हमें ओवरटेकिंग करने की तो आदत है, हाँ? तो हम कभी नंबर 2 पे तो रहेंगे नहीं, क्योंकि हमारे सामने कोई गाड़ी आगे है तो हम तो ज़रूर कहीं हमारे डीएनए में है
कि आगे कैसे जाएं। तो मुझे लगता है कि हम पूरे देश में क्योंकि आगे का अगर भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, और मुझे लगता है कि जिस दुनिया में हम अभी आज जो शुरुआत जो हुई है उसमें टेक्नोलॉजी का इतना इम्पैक्ट होगा, और ऐसी टेक्नोलॉजी जहां ह्यूमन माइंड जो है, ह्यूमन कैपेसिटी, ह्यूमन माइंड का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो ये जो मैं कहूँगा ये चिप ड्रिवन, AI ड्रिवन जो जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, ड्रोन, स्पेस, हम ऐसी एरा में अब हमें साफ दिखाई देता है कि ये है समय जो हमारे सामने है। तो मुझे लगता है कि हमारा पोटेंशियल और हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स जो है वो ह्यूमन रिसोर्स है। जितना हम एजुकेशन, स्किल, ट्रेनिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इस पे हम बल दें तो हमारी माने क्वांटिटेटिवली भी इकोनॉमी इम्प्रूव होगी और क्वालिटी में भी क्योंकि अगर अभी मैं सच कहूँ तो हम लोगों को जितना 1992 के बाद जो रिफॉर्म एरा कहलाया जाता है, 1992 के बाद जितना मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना चाहिए था भारत ने नहीं किया। तो आज जो है अगर आप देखें जो नॉर्मली हमारे लेवल की इकोनॉमी जो है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग का प्रतिशत जो है ज़्यादा होना चाहिए। अब मोदी जी आने के बाद ही मेक इन इंडिया शुरू हुआ है। हम लोग आज इंसेंटिव देते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। हम जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहित करते हैं। हमने क्रेडिट पॉलिसीज़ बनाई है और आप उसी की बात कर रहे थे कि आज हम स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री से लेके टॉप टेक्नोलॉजीज़ तक हम जो हैं भारत में मैन्युफैक्चरिंग को कैसे और गहराई से स्थापित करें, उसके क्योंकि जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तब तक टेक्नोलॉजी नहीं होगी, और जब तक भारत में टेक्नोलॉजी, अपनी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, हम अपने आप को दुनिया के लीडिंग पावर में गिन नहीं सकते। तो आज मैं लोगों को कहता हूँ, अगर आप पिछले 5-10 साल में भी पहले के 10 साल से तुलना करें, एक उदाहरण मैं देता हूँ। आप सबके पास फ़ोन है, हाथ में फ़ोन में 5G है। आप ही सोचिए, पहले 2G था, 3G था, 4G था। 2G हम लोगों ने यूरोप से इंपोर्ट किया, 3G 4G हमने चाइना से इंपोर्ट किया, 5G पहली बार जो है इंडिया, मेड इन इंडिया स्टैक। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम 5G आज, क्योंकि 5G की टेक्नोलॉजी और कॉम्प्लेक्स है, हम 5G क्यों बना पाए जब हम 4G नहीं बना पाए? क्योंकि उस समय की सरकार, उस समय के प्रधानमंत्री को इंटरेस्ट नहीं था इसमें। अभी है, और मैं कह सकता हूँ 5G 6G ये बनेगा। और मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ आपको। कोविड के समय में क्योंकि हमारे यहाँ एक छोटी सी ग्रुप थी कोविड के बारे में, मैं 5 मंत्री थे, उनमें से मैं एक था। हमारे यहाँ आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि हम पे कितना प्रेशर था कि हम बाहर से वैक्सीन इंपोर्ट करें। माने एक बहुत बड़ी इंपोर्ट लॉबी थी, और इंपोर्ट लॉबी का पहला काम ये था कि जो भारत में बन रहे वैक्सीन को बदनाम करो। तो मेड इन इंडिया को भी बदनाम किया, और जो इन्वेंट इन इंडिया वैक्सीन जो थी उसको भी बदनाम किया। और माने बदनाम जो है उसके पीछे एक कोई रणनीति थी। तो आप सोचिए, अगर हम इंपोर्ट करते वैक्सीन, एक तो उसकी कीमत कुछ और होती, मैं कहूँगा 10-20% लोग जो हैं उसको अफोर्ड कर पाते। दूसरा कि जिस संख्या में हमें चाहिए थी, जिस क्वांटिटी में हमें चाहिए थी, वो हम कभी इंपोर्ट नहीं कर पाते। तो जब भी हमने माने फोकस किया है, जान लगाई है, ऊपर से ये क्लियर डायरेक्शन आया है कि भाई किसी भी हालत में हमको करना होगा, हम एक्चुअली सफल रहे। दुनिया आज मानती है कि दुनिया चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग जो हुआ था उससे हैरान है
कि इतना कॉम्प्लेक्स लैंडिंग, वो भी चंद्रमा के बहुत डिफ़िकल्ट साइड में हम लैंड किए, और उसकी अगर कॉस्ट देखें तो हम बहुत कॉम्पिटिटिव। तो आज मैं मानता हूं कि पिछले 5-10 साल का अगर रिकॉर्ड देखें, हम में वो क्षमता है, हम में वो टैलेंट है। हमें लीडरशिप चाहिए, हमें मोटिवेशन चाहिए, हमें पूरे देश में एक नेशनल कमिटमेंट चाहिए आगे ले जाने के लिए। और ये जो है, जो आपका ये भी था कि अगर हम नंबर 1, नंबर 2 जो भी है, जैसे ही हम बढ़ते जाएंगे हमारा व्यवहार क्या होगा। मैं कहूँगा इसीलिए हम आज से हमने शुरू किया है। हम आज भी विश्व बंधु हैं, तब भी विश्व बंधु रहेंगे। जो दूसरा सवाल था आपका कि 10 साल में क्या बदला है। देखिए, पिछले 10 साल में एक बड़ा चेंज तो आप सब लोग जानते हैं, उसका नाम मोदी है। और मोदी मेरे लिए एक किस्म से कॉन्सेप्ट है। प्रधानमंत्री का नाम तो है जरूर, पर अगर आप जाकर मोदी जी की बात करें ना, तुरंत लोग जो हैं अलग अलग क्वालिटी जोड़ लेते हैं उसके साथ। मोदी का मतलब है आत्मविश्वास, मोदी का मतलब है हिम्मत, वो भी एक फ़र्क है। या मैं एक उदाहरण और दूंगा कि आप जानते हैं कि हम 4 देश, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, हमारा एक ग्रुप है, क्वाड कहलाया जाता है। 2007 में यही 4 देश, उनका एक प्रयास था वही ग्रुप बनाने का। उस समय चाइना का दबाव था, चारों ने मैदान छोड़ दिया। इस बार जो है 2017 में दूसरी बार जब ये ग्रुप बना, चाइना से फिर से भी दबाव था, किसी ने छोड़ा नहीं मैदान। तो लीडरशिप जो है, देखिए लीडरशिप एक बहुत एक्स फैक्टर होता है किसी के देश के इतिहास में। अच्छा लीडर मिल जाए तो भगवान की कृपा है। और जो आपका जो है कि नालंदा में, मैं देखिए आपसे एक विषय में मैं एग्रीमेंट में नहीं हूँ। ये नहीं था कि हमारे पास आर्म्स नहीं थे, हमारे बीच में उस समय विवाद था, ये हमारी कमज़ोरी थी। बाहर के लोग आए, शस्त्र थे हमारे पास, सहमति नहीं थी हमारे पास, यूनिटी नहीं थी हमारे पास। आज भी वही उसका सबक है कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो पहले की गलती ना करें। जितना हम लोग जो हम कहते हैं, इसीलिए नेशनल यूनिटी, नेशनल इंटीग्रिटी, इसका बहुत महत्व है। अगर एक बार हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कास्ट, रिलीजन जो भी है, जितना बीच में विवाद हम खुद खड़ा करेंगे ना, हम दूसरे लोगों को एक टारगेट दे रहे हैं। तो हमें अगर इतिहास से कुछ सीखना है कि एक सचमुच नेशनल यूनिटी की माने इतनी बड़ी वैल्यू है कि मेरे लिए तो वो सर्वप्रथम। और इस समय भी अगर आप देश में जो डिबेट जो हो रहा है, इसका एक पहलू जो है वो है कि कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया इज़ अ नेगोशिएशन। फॉर मी इंडिया इज़ नॉट अ नेगोशिएशन, इंडिया इज़ अ बिलीफ, इंडिया इज़ अ कन्विक्शन, इंडिया इज़ अ सिविलाइजेशन। जो आखिर वाला सवाल जो है यूएनएससी का, आप जानते हैं कि करीब 60 साल पहले, 70 साल पहले, उस समय एक प्रयास हुआ था कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य, स्थायी सदस्य बनाए। उस समय के प्रधानमंत्री का कहना था कि पहले हमें चीन को बनाना है, उसके बाद हम भारत की बारी देखेंगे। आप ये जयशंकर नहीं कर रहा, ये पंडित नेहरू का एक लेटर है जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स को लिखा था, ये पब्लिश्ड रिकॉर्ड है। अब वो ठीक है, उस समय उनकी सोच वो थी। उसके बाद वही चीन जिसका हमने समर्थन किया, जिसकी हमने इतनी वकालत की कि हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ उस समय बिगड़ गए,
वही चीन जो है आज आपको रोकने की प्रयास कर रहे हैं। पर मैं मानता हूं कि आज जो है दुनिया में एक मूड बन चुका है कि लोग जानते हैं कि ये भारत 5वें नंबर पे है, इकोनॉमिकली तीसरे में होगा, पॉपुलेशन में नंबर 1 है। हमारा सामर्थ्य देखें, हमारा योगदान देखें कि हम अलग अलग स्थितियों में फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, हमारी जैसे मैंने कहा नौसेना रेड सी में है, हम इतना कुछ करते हैं दुनिया के लिए। और मैं ये आपको कह सकता हूँ, अगर सचमुच जो करीब 193 देश हैं, सदस्य हैं यूएन के, अगर वहाँ सचमुच वोट होगा तो हम बहुत बड़ी बहुमत से हम जीतेंगे, मुझे कोई इसमें संकोच नहीं। तो चुनौती है कि वो वोट कैसे करवाएं। तो ये अब आजकल वो वोट इसको आगे ले जाने का जो दबाव जो है ये बढ़ रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं इसका समाधान निकलेगा।